प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस एक बार फिर सवालों की जद में है। लाहौर में 2 गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अग़वा, तशद्दुद और ज़्यादती के केस ने न सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि हुकूमती हलकों पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। जबकि तफ्तीश के दौरान सामने आने वाली तफसीलात ने इस मुकदमे को मज़ीद संगीन बना दिया है। लाहौर में 2 गैर मुल्की ख़वातीन के मुबैना अग़वा और ज़्यादती के मुकदमे में पुलिस ने 4 मुलज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तहकीकात ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाली खातून स्टेफनी एडरिना ने थाना डिफेंस में दर्ज FIR में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी मुलजिम रज़ा डार से गुज़िश्ता साल सिंगापुर में मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी गई। खातून के मुताबिक वो 29 जून को अपनी दोस्त के साथ लाहौर पहुंची, जहां रज़ा डार और उसके साथियों ने उन्हें मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। FIR के मुताबिक खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम के साथियों ने उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया, जबकि उनके जिस्म के हसास हिस्सों पर तेज धार शीशे से जख्म भी पहुंचाए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस केस का एक पहलू क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक मुबैना माली तनाज़ा भी है। तहकीकात के मुताबिक मुलजिम रज़ा डार पर ख़वातीन के तकरीबन 15 लाख अमरीकी डॉलर वाजिबुल अदा थे, जिनकी मालियत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 45 करोड़ रुपए बनती है। पुलिस का शुबा है कि इसी तनाज़े की बुनियाद पर ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना तौर पर अगवा किया गया। इसी मामले में एक और FIR भी सामने आई है, जिसमें दर्ज तफसील के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर में रात गए मुबैना तौर पर जबरदस्ती दाखिल होने पर SHO डिफेंस C फरियाद अली और 2 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल मुकदमा तफ्तीश के मरहले में है और अदालत में इल्जामात साबित होना बाकी हैं। अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, लेकिन यह वाकया सिर्फ एक फौजदारी मुकदमा नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून, इंसाफ और बैनुल-अक़वामी साख का भी इम्तिहान है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या तहकीकात मुकम्मल शफाफियत से आगे बढ़ेंगी और जिम्मेदार खा वो कोई भी हो कानून के मुताबिक अपने अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं। इसके साथ साथ सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से भी एक एक्स पर उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, और ये उनकी जानिब से लिखा गया, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ऊपर से माशाल्लाह वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। मुबैना तौर पर उनके करीबी रिश्तेदार मुबैना नवासे पर गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए, जिसके बाद गालिबन मुतल्लिका गैर मुल्की सिफारतखाने की मुदाखलत पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसमें फैसल वाडा मजीद लिखते हैं कि हुकूमत मुबैना वाक़े को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। केस को रेप की बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश और मजलूम गैर मुल्की ख़वातीन को जल्द अज जल्द मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। और इस वाक़े में 164 का बयान जो अब तक सामने आ जाना चाहिए था, वो मंज़िल आम पर नहीं आया और माजी की मेडिकल रिपोर्ट्स के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए मनपसंद रिपोर्ट्स भी हासिल कर ली जाती हैं। वो इसमें मजीद लिखते हैं फैसल वाडा साहब कि यही वो जमहूरी जनाजे हैं जिन 500 अफराद ने मुल्क पर एलीट कैप्चर के तहत कब्जा किया हुआ है। जमहूरियत के नाम पर कुछ जमहूरी जनाजे कई सालों से मुल्क को तो लूट ही रहे थे और अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन जमहूरी जनाजों की औलाद दर औलाद के हाथों में पाकिस्तानियों की किस्मतों का फैसला है। अब ये फैसल वाडा साहब की एक ज़ाती राय है। अब मुकदमा अदालत में है, तफ्तीश से गुजर रहा है। तफ्तीश में जो कुछ साबित होगा या जो भी शवाहिद सामने आएंगे उसके मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। इसी तबादत सूरत पर बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं। शराज निसार, बताइएगा इस केस के हवाले से इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है? इस केस में आज क्या मजीद पेशरफ्त हुई है? बिल्कुल, इसमें जो सबसे अहम पेशरफ्त है, जब मुलज़मान को पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में तो 5 रोज़ा रिमांड मज़ीद दे दिया गया है और दोबारा डिफेंस इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। फिर जो वो 2 ख़वातीन का जो मेडिकल करवाया गया वो रिपोर्ट भी पुलिस को मसूल हो चुकी है और वो दोनों जो इसमें मुद्दई हैं वो दोनों जो हैं वो अपने मुल्क में ट्रैवल कर चुकी हैं, यहाँ से जा चुकी हैं अपने बयानात करवाने के बाद, और जो मुलज़मान हैं उनके भी बयानात पुलिस ने रिकॉर्ड कर ली हैं। अच्छा शराजी सर, ये बताइएगा दोनों ख़वातीन ने 164 के बयान में क्या बताया है? बिल्कुल, उन्होंने यही अपना बयान दिया है कि हमें बुलवाया गया एक बिजनेस मीटिंग में। इसमें ज़ौक़ साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एक र्यूमर था ये बिल्कुल गलत है कि जी वो सैर करनी आई और उनको अगवा किया गया। अगवा ज़रूर किया गया और 41 से 42 करोड़ रुपए का उनका लेन देन है, क्रिप्टो करेंसी का वो कारोबार कर रही थी। इन तमाम अफराद के साथ जो ख़ासकर डार साहब हैं
उनके जो बाकी साथी हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं उनके साथ मिल के, ये बैरून मुल्क भी कई मुल्कों में इनकी मुलाकात हो चुकी है। जो वीज़ा लगवाया गया, जो तफ्तीश में बात सामने आई है, वो भी इसी ग्रुप ने वीज़े लगवा कर दिए। और पहले इस्लामाबाद जब वो पहुंची हैं बार्सिलोना से, तो मैरियट होटल में वो ठहरी और उसके बाद उनको ये कहा गया कि लाहौर में डिफेंस के इलाके में एक सालगिरह का प्रोग्राम है, वहाँ पर जाना है। तो वो वहाँ जब पहुँची हैं तो फिर उसके बाद उनको एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां उन्होंने क्लेम किया, जिसके बाद आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने जो है वो इनिशिएटिव लिया। जब एम्बेसी इन्वॉल्व हुई तो वहां पर उनको ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया और अगवा बराए तवान की मद में वो जो कारोबारी लेन देन की रकम थी जो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इनका करेंसी का कारोबार था, और इसी बेस पे उनको पाकिस्तान बुलवाया गया कि यहाँ पर और भी बिजनेसमैन मौजूद हैं जिनके हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। और वो दोनों बच्चियाँ जब पाकिस्तान पहुँची हैं तो उन्होंने ही इस बात की तस्दीक की कि लाहौर जब हम एक सालगिरह की तकरीब में पहुँचे तो उसके बाद एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहाँ पर ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया और मेडिकल भी पुलिस ने करवा लिया और इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस के पास मौजूद है। अभी तक उसको सामने नहीं लाया गया, लेकिन पुलिस अफसरान ने इस बात की तस्दीक की है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया उसमें किसी हद तक सदाकत भी है। लेकिन चूँकि वो अपना बयान रिकॉर्ड कराने के बाद बैरून मुल्क जा चुकी हैं और आपको ख़ुद भी पता है कि यहाँ पर जो बाअसर अफराद के बच्चे होते हैं उनके साथ कितना मेरिट पर सलूक किया जाता है। अगर यही कोई यहाँ पर बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, लाहौर चूंग के इलाके में एक बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई थी तो चारों जो मुल्ज़मान थे वो अभी कब्र में मौजूद हैं, वो कब्रों में चले गए हैं। CCD ने जो उनको रेफ़र किया गया तो वज़ीर आला पंजाब की जो रेड लाइन है वो जो क्रॉस करता है उसकी तफ्तीश CCD के सुपुर्द की जाती है। लेकिन अगर कोई बाअसर हो तो फिर इस तरह के जो इदारे हैं वो बाअसर अफराद के जो सुपुत्र होते हैं वो उनके लिए काम नहीं करते हैं और ऐसी बात करने वालों के लिए भी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट की जाती हैं। यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर नहीं है, यही वजह है कि हम सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मेडिकल करवा लिया गया, मेडिकल रिपोर्ट में अब तक क्या सामने आया है और फिर ये मामला CCD के सपुर्द क्यों नहीं किया गया? जैसे आपने खुद हवाला दिया और हमने देखा कि जब से CCD बनी है तब से ऐसे कोई भी केसेस हों जिसमें ये तमाम दफ़ात शामिल हों, एक भी दफ़ा उसमें शामिल हो तो वो CCD के सपुर्द कर दिया जाता है, तो इसमें ताख़ीर क्यों हुई? ज़ौक़ साहब, इसमें बखूबी आप भी जानते हैं कि हम जहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, जिस सिस्टम में, जिस सोसाइटी में, तो वहाँ पर अगर यही मुकदमा जो है वो किसी रेडीबान, किसी पसमानदा इलाके के रहायश शख्स के खिलाफ दर्ज होता तो CCD ना सिर्फ तफ्तीश कर चुकी होती बल्कि उसके साथी CCD की हिरासत में उसको छुड़ाने आते तो अभी तक उसको गोलियां भी मार दी गई होती। तो देखिए, आपके सवाल का दूसरा मैं जवाब इस अंदाज से दे देता हूँ कि फैसलाबाद के एक MNA ने 4 कनाल की ज़मीन जो है वो डोनेट की पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए, तो उसी का बेटा जो है वो एक इस तरह के ज़्यादती के केस में वो मुल्ज़म बन जाता है। तो उसने कहा जी यहाँ 4 कनाल का मेरा प्लॉट वापस करें या मेरे बेटे को बेगुनाह करें। फिर वो बेटा बेगुनाह हुआ। तो दुनिया भर में कानून जहाँ पे सबके लिए बराबर होता है वही लोग तरक्की करते हैं। यहाँ पर जो बचपन में आपने सुना वो बच्चे जब वो तख्ती लिखते थे तो वो काचे मचोले का एक लफ्ज़ होता था कि वो काचे मचोला बना दिया हुआ है। तो शराज, ये बताइएगा कि फिर कोई भी केस CCD को ट्रांसफ़र करने का तरीकाकार क्या होता है? देखिए, 700 से ज़ायद केसेस अभी अदालतों में जो लवाकीन गए हैं CCD के ख़िलाफ़। CCD हज़ारों अफराद जो हैं वो CCD की हिरासत से छुड़ाने आए और वो CCD की हिरासत में मारे गए। यहाँ ये अगर बात को दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़ी मज़ाक़खेज़ बात है ये। तो ये तो CCD की नाक़स कारकर्दगी है कि अगर हज़ारों अफराद आपकी हिरासत में, आपकी टीमें जिसका बड़ा नाम बन गया कि जी CCD का बड़ा खौफ है, तो आपकी हिरासत में मार के चले जाते हैं और वो पकड़े भी नहीं जाते। तो ये सबको पता है कि वो कौन से साथी होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे मारते हैं, कैसे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि बताने वाले लोग नहीं हैं और जो बताने वाला होता है उसकी ज़ुबान बंद कर दी जाती है। तो CCD को भी ये चाहिए कि अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करें, ना कि खौफ पैदा किया जाए। अभी आपके सामने वाक़या पेश आया जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल फैमिली यहाँ पर पहुँची हज के बाद, उनकी 9 साला बच्ची का जो मुकदमा दर्ज किया गया तो IG पंजाब राव अब्दुल करीम और एडिशनल IG CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। लेकिन जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो आपने तो कत्ल की दफ़ात ही नहीं लगाई। अच्छा शराज, स्पेसिफिक अगर इसी केस पर बात करें तो अब तक कितने अफराद को इसमें गिरफ्तार किया गया है और क्या ये जो अफराद गिरफ्तार
हुए हैं, इनमें से किसी का पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? ज़ौक साहब, ये रज़ा डार साहब ही मेन उनको लीड कर रहे हैं, उनके दोस्त हैं, बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं, वो सारे इकट्ठे ही हैं। और उन चारों का जो रिमांड से पहले भी ये कोशिश की गई कि उनका रिमांड ना हो, वो जल्दी से। अभी देखें आगे चल के क्या होता है। जो मुद्दइया हैं इसमें, जो दोनों ख़वातीन हैं, लेकिन इसमें दूसरा पहलू भी ज़रूर देखना चाहिए कि अगर इतने बाअसर, वो पाकिस्तान का बाअसर शख्स है जिसके करीबी अजीज़ हैं, वो कोई पंजाब का, लाहौर का, किसी एक शहर का नहीं है, वो पाकिस्तान की आला सियासी शख्सियत हैं जिनके करीबी अजीज़ हैं। तो अगर उसके बावजूद अगर वो चाहते, ऐसी प्रैक्टिसेस पहले हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पुलिस के हवाले किया गया है, लेकिन पुलिस को भी ये चाहिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस छोड़ के काम करें, ताकि अब लोग जो हैं वो सारा समझ गए हैं। अच्छा शहराज साहब, एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, मैं तीसरी दफ़ा आपसे पूछता हूँ, क्योंकि ये जो केस है इसके अंदर जो दफात हैं उसमें भत्ता भी है, ज़्यादती भी है, अगवा भी है। ऐसे केसेस CCD को मुंतकिल हो जाते हैं। तरीकाकार क्या होता है किसी भी केस को मुंतकिल करने का, किन ग्राउंड्स पर किया जाता है? बिल्कुल ज़ौक साहब, CCD का क्राइटेरिया ये है कि जिसका हाथ CCD तक पड़ता है, ये क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, वो अपना केस CCD तक ले जाता है, या जिस पे इनिशिएटिव लिया जाए किसी आला अफसर की तरफ से, आला हुकूमती ओहदेदार की तरफ से, तो वो CCD के सुपुर्द किया जाता है। अब CCD देखें, एक फोर्स ज़रूर बनी है। CCD की वजह से अवाम में खौफ ज़रूर पैदा हुआ है, ना सिर्फ जराइम पेशा में बल्कि शहरियों में भी खौफ की फ़िज़ा कायम है। और जो थानों की सतह पर, थानों में तैनात लोग हैं, वो CCD का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी मेरिट पर सवाल उठ रहे हैं, केसेस इस तरह के ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ये केस ट्रांसफर नहीं हुआ। बाकी हकायक जो है वो जैसे जैसे तफ्तीश आगे चलेगी फिर मजीद हकायक भी सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शहराज निसार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, 4 माह से ज़ायद इंतजार के बाद ईरान के साबिक रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद हुए थे। तेहरान के मजहबी और सकाफती मरकज़ इमाम खुमैनी मसला में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का ताबूत लाया गया, जहाँ से 7 रोज़ा तदफीनी तकरीबात का आगाज़ हुआ। ये तकरीबात 9 जुलाई तक जारी रहेंगी, जबकि ईरान और इराक में भी मुख्तलिफ मजहबी और ताज़ियती इज्तिमात का इनाकाद किया जाएगा। शहीद ख़ामनाई के अलावा उनकी साहबजादी बुशरा हुसैनी ख़ामनाई, बहू और मुश्तबा ख़ामनाई की ज़ौजा ज़हरा, दामाद मिसबाह उल हुदा बाकरी और नवासी ज़हरा मोहम्मदी के ताबूत भी सोगवारों के लिए रखे जाने की तवक्को है। इन तकरीबात के लिए सिपाही पासदारान, सिक्योरिटी इदारों और सरकारी महकमों को मुतहरिक कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक के वफूद की आमद भी जारी है। साबिक रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की तदफीन और नवाज़ जनाजा की तकरीबात में शिरकत के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर सीनियर क़यादत तेहरान पहुँच चुकी है और तेहरान के मजहबी और सकाफती मरकज़ इमाम खुमैनी में आज शरीक हुए हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तकरीबात में 1 करोड़ 20 लाख से 1.5 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के है, जबकि यह तादाद 2 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। ज़ायरीन के लिए लाखों अफराद की रिहाइश, हज़ारों खिदमत मराकज़ और खुसूसी सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शेड्यूल के मुताबिक 6 जुलाई को तेहरान, 7 जुलाई को कुम, 8 जुलाई को नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे, जबकि 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई को मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में सपुर्दे खाक किया जाएगा। अब इसी तमाम सूरत में बात करेंगे। हमारे साथ अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, जो कि सहाफ़ी हैं और इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद हैं। उसके साथ साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर अमूर मशरक़ वस्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अवैस तौहीद साहब, क्योंकि 4 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया रहबर आला ईरान के अली ख़ामनाई साहब की शहादत को, और अब ये फ़ैसला किया गया कि उनकी तदफीन की जाएगी, तो तेहरान की गलियाँ, सड़कें और फ़ज़ा आज आपने क्या कहते हुए सुनी? क्या वहाँ पर लोगों की जानिब से तासुरात थे? क्या नारे बुलंद हो रहे थे? शुक्रिया। देखिए, अभी मैं कोई 2-2.5 घंटे तेहरान की सड़कों पर और उनके जो मेन एरियाज हैं उसका विजिट कर आया हूँ, और बहुत जो ग्रुप्स हैं वो कॉन्वॉयस की सूरत में अब दूर दराज कस्बों से, शहरों से, देहातों से वो आना शुरू हो गए हैं। ग्रैंड्स जो उनके फेयरवेल के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब, जिनका जसद खाकी, वहाँ भी मैं गया था। बहुत ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स थे, जहाँ पे मुसल्ला इमाम खुमैनी जो एक बहुत बड़ा कंपाउंड है
और जहाँ पर फाउंडिंग फादर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन इमाम ख़ुमैनी वहाँ पे जुमे का खुतबा देते थे, फिर आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब सुप्रीम लीडर वहाँ पे खुतबा देते थे। कल शब से ये सिलसिला शुरू हुआ जब उनका जसद खाकी लाया गया और पहले दीदार के तौर पे चुना गया उन शोधा के लवाहिकीन को जो इन दो जो जंगें हुई हैं उसमें जो मुतासरीन थे उन्होंने आके दीदार किया और खराज तहसीन पेश किया। आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब को हज़ारों की तादाद में पोस्टर्स बैनर्स लगे हुए हैं शहरों की दीवारों पे, लैंप पोस्ट पे, चौराहों पे सबीलें लगी हुई हैं और उनकी सेइंग्स हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की। कुछ और जो शोधा हैं उनकी तस्वीर भी हैं। IRGC की जो अस्करी लीडरशिप है उसकी उनकी तस्वीर है। लाजानी साहब शहीद उनकी तस्वीरें कुछ मैंने देखी हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर सबीलें या स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसपे आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की तस्वीर है। तो अगर आप अप स्केल एरिया से शुरू करें, बहुत बड़ा शहर है ये तेहरान, और वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है और ये सिलसिला फिर ना खत्म होने वाली सूरत में देखता है। जगह जगह पे स्टॉल, सबीलें और लोगों के कॉन्वॉयज आना। और जब हम बात कर रहे हैं तो आज ही के रोज फील्ड मार्शल जनरल नासिर मुनीर साहब जो की आर्किटेक्ट थे इस पूरे मुआहदे के, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। फिर हमारी सिविलियन लीडरशिप शहबाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब और फिर कल मेरे साथ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट चेयरमैन मेरे साथ थे। फैसल कुंडी साहब खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी उसी जहाज में थे। बहुत बड़ा ताकतवर बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे मौजूद थे, उनको दीदार कराया गया आज। उससे पहले अस्करी और सियासी लीडरशिप जो थी उन्होंने दीदार किया, खराज तहसीन पेश किया। जो मुकामी मीडिया है उसके मुताबिक 100 के करीब ममालिक से उनके डिग्नेटरीज, उनके डेलीगेट्स आए हैं खराज तहसीन देने के लिए। एक सिलसिला आज सुबह से वो शुरू हुआ था और वो अब इख्तिताम पजीर होगा आज शब को, और उसके बाद कल और परसों 4 और 5 तारीख को पब्लिक के लिए जो एक मिलियंस में एक्सपेक्टेड है, 20 से 25 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो चौक दर चौक आ रहे हैं, जगह जगह पार्कों पे टेंट लगे हुए हैं, एकोमोडेशन के लिए घरों के दरवाजे खोले गए हैं। और दूसरा ये कि उसके बाद फिर वो एक प्रोसेशन की सूरत में कुम जाएंगे। जो आपको पता है कि कुम एक रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए, सेमिनरीज के लिए बहुत मशहूर है। खुद आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने एक वक्त गुजारा था वहाँ पे। उसके बाद नजफ और करबला की होली सिटीज जहाँ पे वो हाजिरी देंगे उन रोज़ों पे हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ों पर, और उसके बड़ी तादाद में वहाँ भी शरीक होंगे इराक़ के जो चाहने वाले हैं आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब के और जो फॉलोअर्स हैं। और उसके साथ ही फिर 9 तारीख को ये सिलसिला इख्तिताम पजीर होगा और उनकी बरियल होगी, सुपुर्द खाक किया जाएगा उनकी मशक शहर में जहां पर उनकी पैदाइश थी 1939 में। 36 साल का ये तवील एज अ सुप्रीम लीडर जो थे इतने मुश्किल हालात के अंदर जिस तरह उन्होंने ईरानी कौम को गाइड किया है, तो इसी वजह से एक ग्रैंड फेयरवेल के लिए अशबार है, सोगवार है, सियाह लिबास में मलबूस है, लेकिन साथ साथ में एक उनके जो सेइंग्स हैं और जगह जगह पे। और दूसरी जगह जो मैंने नोट की वो ये की थी कि ग्राफिटी पे जो थी दीवारों पे जो नारे लिखे होते हैं उसमें अभी भी अमेरिका मुर्दाबाद और अमेरिका जो दुश्मन है जिसने उनके शहीद रहबर आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहिब को शहीद किया, तो वो सारी यादें अब तक लगी हुई यानी वो जज्बात अपनी जगह बिल्कुल सब यानी कायम है। वो आपने देखा भी। मैं ज़रा मंसूर जाफ़र साहब से भी एक चीज़ इस सवाल से जानना चाहूँगा। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ और फिर सिक्योरिटी और कुछ फैमिली के हवाले से भी जानना चाहूँगा और फिर ये भी जानना चाहूँगा कि क्या उनकी शहादत का बदला जो ईरानी समझते थे वो ले लिया गया या नहीं ले लिया गया। लेकिन मंसूर जाफ़र साहब, अली ख़ामनेई साहब की 4 महीने से ज़्यादा कबल जो शहादत हुई और अब ये उससे पहले का ईरान और अब का ईरान, क्या ये सेम है या उसमें बहुत तब्दीली आई? कुछ नज़रिए में आपको लगा कि सख्ती या नरमी या दीगर मामलात में? जी, मैं समझता हूँ शहादत से पहले के मामला तो यकीनन आप सबके सामने है, लेकिन शहादत के बाद ख़ास तौर पे जो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की तबाही और बर्बादी के लिए जो एक जंग मुसल्लत की थी, उस जंग को जिस अंदाज से बड़ी मुज़ाहमत के साथ, रेजिलियंस के साथ ईरान ने जो है रिपेल किया और ख़ास तौर पे अपना जो हक़ दिफ़ा
और एक जो जवाबी हमले का हक है वो इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ इसराइल को निशाने पे रखा, उन्होंने अपने हमसाया मुल्कों के हवाले से वो तमाम के तमाम ठिकाने, वो अहदाफ जिन्हें वो लेजिटिमेट हमलों का हदफ करार दे चुके थे इस जंग के दौरान और इस जंग से पहले, कि अगर वो अमरीकी अड्डे या बेसेस इस्तेमाल हुई और वहाँ पर मौजूद फैसिलिटीज़ जो है वो ईरान पर किए जाने वाली कार्रवाइयों में किसी भी दर्जे में हिस्सादार शामिल हुई, तो ईरान उनको निशाना बनाने का कानूनी हक रखता है और ईरान ने फिर अपना वो हक इस्तेमाल करके भी दिखाया। और आज आप देख रहे हैं कि उस पूरे 4 माह की जो जंग है उसके बाद पूरे का पूरा रीजन का जो एक सिक्योरिटी मॉडल, जो उनका जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन जो है वो अब आपको यकसर तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ईरान के पास यकीनन जो सबसे बड़ा हथियार, उसका माजी में अमेरिका दुनिया के सामने न्यूक्स को पेश करता रहा है कि न्यूक्स की डेवलपमेंट और उनकी अफजूदा यूरेनियम में अफजूदगी की बात, लेकिन आपने देखा कि इस पूरी जंग के दौरान एक ऐसी बाई प्रोडक्ट आबनाए हज़्मुल की सूरत में ईरान के पास हाथ में आ गई कि उसको ईरान ने चोक करके, उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट को चोक करके ईरान ने साबित कर दिया कि ये आबी गुजरगाह जो है ये पूरी दुनिया की मईशत को स्ट्रेंगुलेट कर सकती है, पूरी दुनिया की मईशत को तहवाला कर सकती है और बिलखुसूस अमेरिका को इस हद तक मुतासर कर सकती है कि उसके अपने जो ज़खायर हैं तेल के, गैस के, वो भी अपने निचले लेवल तक जो है वो आ सकते हैं। और उसी ज़मीनी हकीकत को नविश्ता दवार जानते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो ईरान के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये करने पर मजबूर हुए। बसूरत दीगर तो आप उनकी ट्वीट्स, उनके सोशल ट्रुथ के मुख्तलिफ जो फरमुदात अगर देखें, उसमें तो वो हर दूसरे दिन जो है वो ईरान को मिटाने, उसकी तारीख को मिटाने और इस नौयत के गिदड़ भपकियाँ जो हैं वो कसने के लिए मशहूर थे। लेकिन आपने देखा, लेकिन ईरान ने, ये आप समझते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को रीड भी किया और फिर इम्प्लीमेंट भी ऐसा किया कि वो सबको सरप्राइज़ कर दिया गया। अब अवैस तौहीद साहब, क्योंकि आपने कहा कि वो जो नारे दर्ज हैं अभी भी दीवारों पर, फिर हम ये भी देखते थे कि कुछ वीडियोस आती थी जिसमें लोग जब ये उनकी शहादत हुई तो वो सड़कों पर आकर माएँ, बहनें, नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे एक नारा लगाते थे कि हमें शहादत का बदला लेना है। तो क्या समझते हैं ईरान की आवाम कि अली खामनाई साहब जो उनके रहबर आला थे, जिनको शहीद किया गया 28 फरवरी को, उनकी शहादत का बदला ले लिया गया है? देखिए, वो नारे अभी भी हैं और अभी भी वो पोस्टर्स पे अभी भी लगे हुए हैं कि जो इंतकाम जो खून का है वो अभी भी आवेदा है दीवारों पे भी और दिलों में भी जाहिर बात है जज्बात वही पाए जाते हैं। लेकिन एक तरह से जो जंग के दौरान जो एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री दी है, उससे ईरान की जो ताकत है, वो समझते हैं कि जो शहीद आयतुल्लाह ख़मेनी साहब हैं, उनकी रहनुमाई या पूरी जो 36 साल के अंदर जो सुप्रीम लीडर के तौर पे उन्होंने लीड किया था नेशन को, उसी और दूसरे उनके सुप्रीम लीडर जो इस वक्त नौमुंतखब मुश्तबा ख़मेनी साहब हैं, उनकी लीडरशिप की वजह से ये स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हुई है। नो डाउट कि रेजिलियंस है, नो डाउट कि एक यूनिटी का है, एक सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ जब एयरपोर्ट से उतरे हैं कि पूरा कारोबारी ज़िंदगी चल रहा है, कुछ डैमेज बिल्डिंग्स हैं जो डिस्ट्रक्शन हुई थी और एक अंधाधुंध किस्म की जो एक बमबारी की थी इजराइल ने और अमेरिका ने, वो अभी तक है कुछ बिल्डिंग्स पर आपको लगती है। लेकिन उसके अलावा जो है पूरा शहर का निज़ाम बहुत ही ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन तरीके से चल रहा है और वो रिवेंज जो है वो रेजिलियंस के तौर पे है। और आपको पता है कि एक खास तौर पे जो शियाइज़्म है उसके अंदर एक मार्टरडम का क्या दर्जा है और मुस्लिम दुनिया के अंदर और इस्लाम के अंदर, तो वो जज्बा भी जाहिर बात है। वो कहते हैं कि ये एक कैसा एक सुप्रीम लीडर है जो बंकर में भी जा सकते थे, किसी टनल में भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने शहादत जो है जामनोश फरमाई, खुद उसको गले लगाया। तो एक बहुत जज्बाती लगाव मैंने देखा जो इवन नौजवानों से जो ब्रीफली मेरी बात हुई है आज, उसके अंदर भी और जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त एक आजमाइश के दौर से है, लेकिन साथ में एक बदअतमादी जो अमेरिका और इजराइल की जानिब है, वो तो हर दूसरे शख्स से मैंने सुनी है कि ये अमन मुआहिदा जो है इसके नुकात हो सकता है कि ईरान के फ़ायदे में हो और स्ट्रेटजिक विक्ट्री भी रिफ्लेक्ट करती हो, लेकिन उनको इजराइल और अमेरिका
से धोखे की जो है वो उम्मीद उसको वो लगाए हुए हैं। वो समझते हैं कि कहीं मिड टर्म पोल्स गुजर जाने के बाद, नवंबर के बाद अमेरिका जो है वो फिर से अटैक न यानी करे। वो जो और एक फिर मिसट्रस्ट लबनान है के- वो अपनी जगह कायम है, और अगर Absolutely. हुकूमत अगर कन्विंस भी है तो आवाम कन्विंस नहीं है उस चीज़ पर। मंसूर जाफर साहब, यही सवाल जो भी मैंने अवैस तौहीद साहब से किया, क्योंकि अब ये तो अब कहना मुश्किल होगा कि वो बदला किस किस्म का होगा जिसकी बात ईरानी अवाम भी करती है, शहीद अली खामनेई साहब का। लेकिन जब ये माहिदे की बात हुई तो फिर उनके सुप्रीम लीडर ने कहा कि अगर पॉलिटिकल कमेटी ये कह रही है कि ये माहिदे पर वो अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं इसकी तौसीह करता हूं। तो आपको क्या लगता है कि वो ये बदले के ऊपर अवाम की राय क्या बदली है, या अभी भी स्पेसिफिक कोई सोच वहां पर मौजूद है? जी यकीनन वो एक कलेक्टिव बदला है। जाहिर है किसी फर्द को तो हिट करके वो बदला नहीं लिया जाना कि अगर उन्होंने खामनेई साहब को जो है वो शहीद किया है तो उनका बदले का मतलब ये नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब पर खुदा न खासा इस नौईद की कोई कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त जो कलेक्टिवली जो ईरान की जो एक आप समझ लीजिए जो उनकी फौज, उनकी पासदारान इनकलाब, और सबसे बढ़कर क्योंकि ये जंग तो ईरानियों ने अपने सरों पर सही है ना, उनको जिस अंदाज से निशाना बनाया गया, निहत्ते लोगों को उनकी जो मुख्तलिफ कारोबारी इंस्टॉलेशन तबाह की गई, उनके जो ऑयल के तनसीबात तबाह की गई, उन तमाम के बेनिफिशरी तो यकीनन अवाम थे। और वो अवाम के जो ऑलरेडी बड़े पैमाने पर वहाँ पे जो माशी बदहाली है और ख़ासतौर पे जो पाबंदियों के नतीजे में ईरान को जिस अंदाज से उसकी मईशत को, और बिलखसूस इस जंग के दिनों में जिस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के जवाब में जो एक ब्लॉकेड कायम कर दिया गया था, तो माजी में आपके इल्म में है कि ईरान अपना तेल जो है वो जंगों के दौरान भी फ़रोख्त करता रहा। लेकिन ये एक बार एक ऐसी हिकमत अमल इख्तियार की गई अमेरिका की तरफ से कि जिससे खुद इस बार इस जंग की बंदिश के बाद खुद ईरानी हुकाम की तरफ से ये एतराफ़ भी सामने आया कि इस जंग के दौरान ईरान 1 लीटर तेल भी जो है वो बैनुल-अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त नहीं कर सका। तो यकीनन ये वो सारी चीज़ें थी कि इसके बावजूद ईरानी कौम का इंटैक्ट रहना, उनकी फ़ौज का जो रहबर आला, जो नए रहबर आला उनके साथ लॉयल रहना, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो ईरान की एक लिहाज से जो मज़ाहमत, उनकी रेजिलियंस और उनके अज़्म का बय्यन सबूत है। और यही मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बदला है ईरान पर किए जाने वाले हमले का, कि जिस अज़्म को, जिस हौसले को तोड़ना चाहते थे और वो अवाम को जो शहीद की आदत है उनके खिलाफ या उनके फैसलों के खिलाफ सड़कों पर लाना चाहते थे, वो आज सफ दर सफ जो है उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए, उनके सफ़र आखिरत का हिस्सा बनने के लिए, उनको कांधा देने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से दुनिया भर से जो ज़ुलमा जो है उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। ये भी मैं समझता हूँ ईरान की उस अज़्म और हौसले का बहुत बड़ा एक लिहाज से एतराफ़ भी है और उसकी एक हकीकी मानों में रिकग्निशन है। अच्छा अवैस तौहीद साहब, ये बताइएगा कि ये जस्ते खाकी सिर्फ अली खामनेई साहब का है या उनके कुछ दीगर ख़ानदान के अफराद हैं, उनको भी अभी तदफीन उनकी होनी है और उनके जस्ते खाकी भी लाए जाएंगे सामने? और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि फिर सिक्योरिटी के हवाले से क्या मैयर्स दिए गए हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, जब लोग आए भी हैं, मज़ीद आ भी रहे हैं? जी बिल्कुल, जो शहीद अयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के जस्द खाकी के साथ जनाजे हैं, उनकी अहलिया के, उनके और जो रिश्तेदार जो उस हमले के अंदर 28 फरवरी को जो इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था जिस बिल्डिंग के अंदर, उसमें वो भी शहीद हुए थे, तो उनके जस्द खाकी भी हैं और उनका दीदार भी है, पब्लिक भी उनका दीदार करेगी, तो उनको भी साथ ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। जो अब तक इत्तलात हैं मशहद के अंदर 9 तारीख को, और उसी वो मशहद वही शहर है जहाँ पे उनकी पैदाइश हुई थी अयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की। इब्तदाई तालीम भी उन्होंने वहीं हासिल की थी। एक हम्बल बैकग्राउंड से उन्होंने इस पूरे इनकलाब के जरिए फिर वो इमाम ख़ुमैनी साहब के साथ दस्तराज के तौर पे सामने आए, और जब इमाम ख़ुमैनी साहब ने इस्लामिक रिवोल्यूशन लेकर आए और शाह की मोनार्की को उतार फेंका, तो उसके बाद सदर मुंतखब हुए और फिर सद्दाम हुसैन की रजीम के साथ जब इराक के साथ 8 साल की जंग थी, तो उसमें अयतुल्लाह ख़ामनेई साहब थे। जिस तरह रेवोल्यूशन की जो पूरे कॉन्टोर्स हैं वो इस्तवार किए इमाम ख़ुमैनी साहब ने, उसी तरह अयतुल्लाह ख़ामनेई साहब ने अस्करी तौर पे, सियासी तौर पर और नज़रियाती तौर पर जो है वो इसको मजबूत और इसकी बुनियादों को मजबूत किया, जिसकी वजह से उनका जो नाम है
वो ईरान की तारीख में या मुस्लिम दुनिया की तारीख के अंदर वो एक सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और ख़ास तौर पे ईरानी अवाम की जो मैंने जज्बात देखे हैं कि जो शहादत उन्होंने कबूल की है, उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए जज्बात है। नौजवान हों चाहे वो बूढ़े हों, वो मैंने जितनी भी बात की है, जो सामने जोक द जोक लोग आ रहे हैं, आप बताइए कि 20 से 25 मिलियन लोग तेहरान में आने का है, और उसके बाद फिर नजफ और करबला में हाजिरी देंगे, उनकी जस्ते खाकी वहाँ पे लेके जाया जाएगा। इराक के अंदर बहुत अहले तशी और उनके चाहने वाले जो हैं रेवोल्यूशन के और ईरान के, वो वहाँ पे शिरकत बहुत करेंगे बड़ी तादाद में। तो एक ग्रैंड फेयरवेल और एक जिस तरह कहते हैं कि सलाम आखिर जो है खराज तहसीन के तौर पे पेश किया जा रहा है, इस वक्त विटनेस कर रही है हिस्ट्री। और वो 9 जुलाई के बाद मैं समझता हूँ कि मुश्तबा खamenei साहब की जो सुप्रीम लीडर के तौर पे जब वो अपने पब्लिक अपीयरेंस देंगे, तो उसके बाद शायद एक हम नए ईरान की बुनियादी ये मुझे बताइएगा अवैस तोही साहब, मुश्तबा खamenei साहब की क्योंकि पब्लिक अपीयरेंस अभी तक नहीं आई, तो ये 9 जुलाई को उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी सरकारी तौर पर कंफर्म है? कंफर्म नहीं है, गालिबन वो पहली दफ़ा जो फ्यूनरल प्रोसेशंस हैं उसको लीड करने की इस तरह की एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2-2.5 करोड़ जो लोग होंगे, अवाम होंगे, वो शायद मुश्तबा खamenei साहब को पहली दफ़ा पब्लिक अपीयरेंस देते हुए देखें। लेकिन साथ साथ में ख़तरात हैं इजराइल की तरफ से, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स वो अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये आप देखिए कि मुश्तबा खamenei साहब इस दौरान जो है वो अब तक उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी गुज़िश्ता 4 महीने में। और एक वक्त था जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस जो है वो ये कहते सुनाई दे रहे थे कि जी मुश्तबा खamenei साहब जो है वो खुदा नखास्ता जो है हलाक कर दिए गए हैं, शहीद हो गए हैं, जख्मी हैं, और उनकी पब्लिक अपीयरेंस क्यों नहीं हो रही। और मुझे लगता है कि जब हमारे फील्ड मार्शल जनरल नासिम मुनीर साहब अपने दूसरे दौरे में ईरान में गए, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त उन्होंने जेडी वांस और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी जो क़यादत थी उनको ये कन्विंस किया कि ये जो टॉक्स हो रही हैं, जिस तरह वो स्टॉल्ड लग रही थी, स्टेलमेट लग रहा था, उसके अंदर वो न सिर्फ उनका कंसेंट शामिल है बल्कि वो हयात हैं। उसके फौरन बाद हमने देखा मार्को रूबियो और जेडी वांस और खुद डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद बयान दिए कि मुश्तबा खamenei साहब हयात है और उनकी एक कंसेंट है इस पूरे अमन माहिदे में। तो वो जो रूमर्स थी वो ख़त्म, दम तोड़ गई, और अब ऐसा लगता है कि वो शायद पब्लिक अपीयरेंस दें। लेकिन मुझे ये है कि अमन माहिदा जैसे जैसे अनफोल्ड होगा, जैसे जैसे अमल तक पहुंचेगा, उसके साथ ही साथ एक यानी ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुश्तबा खamenei साहब की ज़ेर क़यादत जो है वो बुनियादी डाली पब्लिक अपीयरेंस भी हो सकती है। अब मंसूर जाफर साहब, क्योंकि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईरान में पहले भी एहतजाज हुए महंगाई पर, और बाद में भी कहा जा रहा था कि ये जंग ख़त्म होगी तो वहाँ पर दोबारा एहतजाज हो सकते हैं। इसलिए आवाम का जो लीडरशिप फैसला कर रही है उसके साथ हम आहंग होना या पीछे खड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि जब लीडरशिप चेंज हुई और मुश्तबा खamenei साहब अब नई लीडरशिप को हेड कर रहे हैं, तो जो फैसले इस वक्त उनकी हुकूमत ले रही है, वो उनका अस्करी विंग हो या सियासी विंग हो, अवाम पूरी तायद भी कर रही है, आपको लगता है? आप जी, पहला तो मेरे ख्याल लीडरशिप के हवाले से आपका सवाल का जवाब देता हूँ। अभी आप देखिए कि जब ये MOU साइन होना था तो इसकी हतमी मंजूरी यकीनन रहबर आला की तरफ से आनी थी, और उन्होंने मंजूरी जो दी उसके साथ उन्होंने एक मशरूत बात भी कही कि मैं ये अवाम के बेहतर मफाद के या बेहतरीन मफाद के अंदर जो है ये मंजूरी दे रहा हूँ, मगर सूरत दीगर मैं इस माहदे के हवाले से कोई ज़्यादा मुतमईन नहीं। अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो जिस लीडरशिप को शहीद करने के बाद ये समझ रहे थे कि अब आगे आने वाले लोग तो बड़ा तरने वाला होंगे और उनको जिस अंदाज से हम चाहेंगे मोल्ड कर लेंगे, मुमकिन आखिर का उन्हें जिस तरह घुमाना चाहेंगे वो घुमा देंगे। लेकिन आपने देखा कि एक ताज़ा लीडरशिप, अगरचे वो इस पूरे हमले के दौरान जो है जिस अंदाज से जख्मी हुए, जिस अंदाज से वो मंजर आम पे उन्हें सिक्योरिटी रीजन की वजह से नहीं लाया जा सका, लेकिन उसके बावजूद वो पूरे जो दस्तूरी ढांचा था, यानी वो जितने भी खदशे कहीं ना कहीं जाहिर किए जाते थे या जो बातें होती थी वो ईरान अमली तौर पर उनकी नफ़ी कर रहा है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब और अवैस तोहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। भारत के बढ़ते अज़ाइम, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर एक आला सिक्योरिटी अहदेदार ने मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स से अहम नशिस्त में तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें भारतीय पॉलिसियों, हिंदुत्वा नजरिए और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कई अहम दावे और मौक़िफ़ सामने रखे गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते ख़ुसूसन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारतीय क़यादत ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करने से गुरेज़ा है। इजलास में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हिंदुत्वा नजरिया भारत के सेकुलर तशख्खुस को मुतासर कर चुका है और मजहबी शिद्दत पसंदी, बढ़ती अदम बर्दाश्त और दाखिली तकसीम भारतीय रियासत के लिए बड़े चैलेंज बन चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि अखंड भारत का तस्वर तौसी पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी करता है, जबकि शाइनिंग इंडिया का नारा ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़राए के मुताबिक भारत में आज़ादी इज़हार, मीडिया की आज़ादी और अक़लियतों के हकूक़ शदीद दबाव का शिकार हैं, जबकि मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ इम्तियाजी सलूक पर भी तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का भी जिक्र किया गया, जहाँ सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अवाम शदीद फौजी मुहासरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। इसके साथ ये दावा भी किया गया कि भारत आज़ादी की तहरीकों से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करता है और मुख्तलिफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का बयानिया इख्तियार करता है। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना था कि भारत एक मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान को अपने लिए खतरा समझता है, जबकि पाकिस्तान की रियासत और अवाम किसी भी भारतीय दबाव से न पहले मरगूब हुई और न आइंदा होंगे। अब इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए जर्नलिस्ट फैसल अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। फैसल, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बताया गया इस मीटिंग में, डिस्कशन में भारत के हवाले से जिक्र किया गया, ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ ऐसे शवाहिद हैं कि कुछ ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहले भी भारत करता रहा है वो होने जा रहा है, और इस मीटिंग में मजीद क्या डिस्कस हुआ? जी, बहुत शुक्रिया ज़ौक़ आपका। ये जो ब्रीफिंग हुई है, इसमें सिर्फ मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नहीं थे, बल्कि इसमें इंटेलेक्चुअल्स भी थे, थिंक टैंक्स के लोग भी थे। और इस ब्रीफिंग में जो बेसिकली इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि पिछले 2-4 हफ्तों की जो पेशरफ इंडिया के अंदर हुई हैं, जिस तरह उन्होंने पब्लिकली टेंडर्स जारी किए हैं, बिड्स कॉल की हैं, मुख्तलिफ जो उनके नए प्रोजेक्ट्स हैं चनाब पे, और उसके लिए वो अब चनाब का पानी डाइवर्ट करना चाहते हैं। और बुनियादी मकसद यही है कि आपको सबको पता है कि 1 साल हो गया है जो सिंध तास मुआहिदा है वो हेल्ड इन अबेंस है इंडिया की तरफ से। और इस ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि पाकिस्तान को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, पाकिस्तान को ना सिर्फ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में बल्कि जितने दीगर आलमी फोरम्स हैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वो तायद कर रहे हैं। हालिया जो इस्लामाबाद में जो इंडस वाटर ट्रीटी सेमिनार हुआ है उसका रेफरेंस भी दिया गया है, और उसमें भी जिस तरह सबसे अहम बात है कि चीनी और रूसी जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है। तो एक ही जो भारत के अज़ाइम हैं, जो भारत दुनिया में अखलाकियात की और आलमी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, उस बारे बताया गया है। दूसरा, ये सबसे अहम नुक्ता था इस सारी ब्रीफिंग का कि भारत क्यों पाकिस्तान के ख़त्म में मुब्तला है, वाई इंडिया इज़ ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, ये एक बुनियादी नुक्ता था। और फिर उसकी एक बुनियादी रीज़न जो बताई गई है वो यही है कि भारत एक मुकम्मल तौर पर नापायदार और एक फेल स्टेट है। और उसके फेल स्टेट होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के अंदर खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, मणिपुर के क्रिश्चियंस अपनी जगह एहतजाज कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हालिया 9 मिलियन यानी 90 लाख के करीब लोग हैं जिनका नाम इंतखाबी फ़हरिस्तों से निकाल दिया गया है। और फिर इसी तरह मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं उस बारे बताया गया है कि 84 लाख मकबूजा वादी में लोग रहते हैं और 9 लाख वहाँ पे भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। और ये जो लोग हैं, अगर इसका तनासुब निकाला जाए और मकबूजा कश्मीर में रहने वालों की सेहत की सहूलियात की बात करें तो एक शख्स के लिए एक डॉक्टर जो है वो 1160 लोगों के लिए है, जबकि वहाँ पे भारत ने, नरेंद्र मोदी ने 7 लोगों पे पहरे के लिए एक फ़ौजी लगाया हुआ है। सो ये वो मुहर्रिकात हैं जो भारत के अंदरूनी चैलेंजेस हैं, और भारत की जो पॉलिटिकल एलीट है उनको, और बिलखुसूस पॉलिटिकल एलीट के अलावा हिंदुओं में भी जो उनकी ब्राह्मण कास्ट है जो सबसे अफजल समझी जाती है और जिनकी तादाद सिर्फ 5% है उनके तनासुब से निकाला जाए, बाकी जो शूदर हैं या बाकी जो दलित हैं उनका तनासुब इन सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो उसमें रूलिंग एलीट है वो ब्राह्मण हैं। तो ये लोग अगर ये पाकिस्तान के ख़त्म में मुब्तला नहीं होंगे और हर वक्त ये पाकिस्तान को इल्ज़ाम नहीं देंगे तो इनकी स्टेट में जो नाकामी है, रियासती नाकामी है, वो अयां हो जाएगी। और इसलिए भारत इस तरह के अज़ाइम पे चल रहा है। सो इस मीटिंग में ये बहुत अच्छा किया
जो आला सिक्योरिटी अफसर ने ब्रीफिंग दी ताकि बताया गया कि भारत के अज़ाइम क्या हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंसिया है उसको क्या करना होगा। अच्छा, एक इस जो मीटिंग पॉइंट्स थे उसमें एक चीज़ मैंने पढ़ी कि दुनिया में सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का खदशा है। क्या खित्ते में ऐसी कोई पेशरफ्त हो रही है या कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? ये बड़ा अहम सवाल था और बड़ा अहम पॉइंट था। इस ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि किस तरह भारत के जो लीडरान हैं, ना सिर्फ सियासी लीडरान हैं बल्कि जो अहम ओहदों पर मौजूद जो लोग हैं मुख्तलिफ़ रियासतों के, वो मुसलमानों के बारे कितना बुग़्ज़ रखते हैं। उसकी एक मिसाल तो बताई गई कि मकबूजा वादी और जम्मू कश्मीर में जिस तरह जो जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके अलावा जो वो रियासतें हैं जो भारत के सेंट्रल इस्लामी रियासतें हैं उनमें, या फिर जो साउथ की रियासतें हैं उनके साथ भारत की तरफ से जो मुतासबाना रवैया अपनाया गया है, उसमें कुछ लोगों के जो स्टेटमेंट्स चलाई गई कि वो नेतन्याहू की गज़ा के अंदर जो बर्बरियत है उसको इंडोज कर रहे थे, उसको सपोर्ट कर रहे थे। सो इस तनाजुर में बात की गई है कि भारत में अपने मकासद को जिला बख्शने के लिए जो भारतीय इशराफिया है, सियासी और दीगर, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो वहाँ की माइनॉरिटीज़, खा वो ईसाई हों, खा वो सिख हों, सिखों के बारे जो बात की गई है कि 2.5 लाख सिखों को अभी तक मावरा अदालत कत्ल किया जा चुका है। इसी तरह 52,000 इस वक्त भारत की जेलों में सिख कैदी हैं। और फिर मुसलमानों के साथ गुजरात के अलावा दीगर जो रियासतें हैं, बिलखुसूस कश्मीर की बात हुई तो नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका नेतन्याहू की सोच भी मिलती है, गठजोड़ भी है, और वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स फिर जो झेली दर्जे की क़यादत है उसकी तरफ से आ रही हैं, तो कोई इसमें वईद नहीं है कि भारत किसी गज़ा से बड़ी बर्बरियत पे ना उतर आए, वहाँ अपने शहरियों को, वहाँ की दीगर कौमियतों को किसी बड़े खून खराबे का प्लान न कर रहा हो। सो इस तनाजुर में ये बात हुई है। अच्छा, इसके अलावा क्या कोई पॉलिटिकल मामलात के हवाले से भी फैसल बात हुई है? क्योंकि हमने देखा कि ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिसाक जमहूरियत की ऑफ़र भी की गई है। सो क्या उस तनाजुर में भी कुछ डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान में इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? ज़ौक़, देखिए, मैंने जितना हिस्सा ब्रीफिंग का अटेंड किया है, क्योंकि उसके बाद अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में मुझे जल्दी निकलना पड़ा। अब मैं तकरीबन मैंने 2.25 घंटे की मीटिंग ब्रीफिंग अटेंड की है। उस दौरान तो ये गुफ्तगू पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक नहीं हुई, ये सिर्फ भारत स्पेसिफिक की थी। लेकिन जब मैं निकल आया तो फिर उसके बाद कोई गुफ्तगू हुई हो वो तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जो 1 पॉइंट एजेंडा था इस ब्रीफिंग का वो यही था, इस गुफ्तगू का वो यही था कि भारत के जो अज़ाइम हैं, भारत की जो चाकिया सोच है और भारत के अंदर जो हिंदुत्वा का प्रचार है, जो सेफराइजेशन है भारत की तरफ से, वो किस तरह पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन में मज़ीद चैलेंजेस कर सकती है। ये बड़ा क्लियर कहा गया कि माजी में पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं कि पाकिस्तान अपने मामलात को सुधारे भी, लेकिन पाकिस्तान के जो ओवरवेलमिंग जेस्चर्स हैं या गुड जेस्चर्स हैं, उसके बावजूद भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई जो है वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई है। फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान को मार का हक़ में बताना पड़ा कि भारत का यही इलाज है। सो ओवरऑल जो आप देख लें तो इस एक नुकाती जो एजेंडा था इस सारी गुफ्तगू का वो भारत ही था, और भारत में होने वाली जो बर्बरियत है और जिस तरह भारत पाकिस्तान के ख़त्म में मुब्तला है। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है, इससे पहले जो गुफ्तगू होती रही उसमें सियासी बातें भी होती रही हैं, लेकिन भारत से मुतालिक भी बात होती थी। लेकिन अभी बताया गया कि भारत क्या रीज़न है, हमें इस पर सोचना चाहिए कि भारत जो वो वाहिद मुल्क है इस खित्ते का कि जिसके करीबी जितने भी उसके पड़ोसी मुल्क हैं, किसी न किसी मुल्क के साथ कोई ना कोई जोग्राफियाई तनाज़ा चल रहा है। सो इस बारे ये बात हुई है। थैंक यू। यानी ये चीज़ें बताई गई कि भारत के अंदर ना सिर्फ जो हुकूमत है वो खित्ते के अमन व अमान को ख़राब कर रही है, बल्कि अपनी आवाम के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा है। बहुत शुक्रिया, फैसल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।